अगर आप सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड, जिसे हम एसपीएल भी कहते हैं, हाँ, SPEL। हाँ, तो अगर आप उनके हालिया नंबर्स को देखेंगे ना, तो एक पल के लिए आपको लगेगा कि आप दो बिल्कुल अलग-अलग कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। मतलब एक तरफ तो कंपनी का रेवेन्यू सीधे-सीधे 22% के भारी उछाल के साथ ऊपर गया है। बिल्कुल, और वो भी एक बड़ी ऑर्डर बुक के साथ। एग्जैक्टली उनके पास करीब 588 करोड़ रुपए की एक विशाल ऑर्डर बुक है और वो पावर ग्रिड्स के लिए 200 एमवीए के विशालकाय हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मार्जिन्स गिर रहे हैं। हाँ, उसी शानदार रिपोर्ट में आप देखते हैं कि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स सिकुड़ रहे हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में या कहें इस डीप डाइव में हम इसी विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। मतलब क्या मार्जिन में ये गिरावट किसी बहुत बड़े खतरे की घंटी है या फिर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये इस दशक की सबसे स्मार्ट ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी है। और हमारे पास इसे समझने के लिए काफी डेटा भी है। बिल्कुल, हमारे पास कंपनी की 44 पन्नों की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, Q4 अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और फाइनेंशियल स्क्रीनर का डेटा है। तो हमारा आज का मिशन उस 89 आउट ऑफ 100 अर्निंग स्कोर को डिकोड करना है जो संस्थागत निवेशकों ने इस कंपनी को दिया है। हमें बेसिकली ये समझना है कि आखिर छोटे ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली ये कंपनी हाई वोल्टेज की दुनिया में ये छलांग कैसे लगा रही है। देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि ये कोई टिपिकल ग्रोथ स्टोरी नहीं है। मतलब ये एक एवोल्यूशन की कहानी है। मैं हमेशा कहती हूँ जब कोई कंपनी 89 का अर्निंग स्कोर हासिल करती है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उन्होंने पिछले क्वार्टर में कुछ ज्यादा ट्रांसफॉर्मर बेच दिए। मार्केट उन कंपनियों को रिवॉर्ड करता है जिनके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं और जो भविष्य की तैयारी कर रही होती हैं। राइट। लेकिन आपने जिस विरोधाभास का जिक्र किया ना, कि रेवेन्यू बढ़ रहा है और मार्जिन गिर रहा है, यही वो जगह है जहां ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स धोखा खा जाते हैं। क्योंकि वो सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं। है ना, एकदम सही। वो सिर्फ टॉप लाइन देखते हैं। इस डिस्कशन में हमें उस सतही एनालिसिस से बाहर निकलना होगा। हम ये देखेंगे कि नई कन्नूर फैसिलिटी का जो लेआउट है वो सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि वो भविष्य के मार्जिन्स को कैसे ड्राइव करेगा। तो चलिए सीधे उसी कन्नूर फैसिलिटी और उस 3.6x कैपेसिटी एक्सपेंशन पर आते हैं, क्योंकि स्क्रीनर डेटा में ये नंबर मुझे सच में थोड़ा नर्वस कर रहा था। अच्छा, नर्वस क्यों? क्योंकि कंपनी की उत्पादन क्षमता जो पहले 2500 एमवीए थी, वो अब सीधे 9000 एमवीए हो गई है। मतलब ये कोई 10 या 20% का अपग्रेड तो है नहीं। हाँ, 3.5 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। राइट। अब मैं इसे ऐसे देखता हूँ, मान लीजिए मेरा एक छोटा लेकिन बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है और मैं रातों रात अपनी बैठने की क्षमता 3 गुना कर देता हूँ। अब मेरे पास ग्राहकों की लंबी लाइन तो है, जो SPEL के मामले में उनकी 588 करोड़ की ऑर्डर बुक है। बिल्कुल। लेकिन मुझे डर इस बात का लगता है कि क्या मेरी किचन इतनी बड़ी भीड़ को संभाल पाएगी। मेरा मतलब है, क्या इतनी तेजी से क्षमता बढ़ाना अपने साथ एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल रिस्क नहीं लाता। मैंने कई कंपनियों को सिर्फ इसलिए डूबते देखा है क्योंकि उनका सप्लाई चेन इस तरह की अचानक आई ग्रोथ को नहीं संभाल पाया। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमें इस रेस्टोरेंट वाले उदाहरण से थोड़ा बाहर निकलना होगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में, और वो भी विशेष रूप से पावर सेक्टर में, दांव इससे कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। अगर रेस्टोरेंट में कुछ गड़बड़ हुई तो किसी ग्राहक को ठंडी सूप मिलेगी। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर SPEL ने इतने बड़े स्केल अप में कोई छोटी सी भी मैन्युफैक्चरिंग गलती कर दी तो एक पूरा पावर ग्रिड फेल हो सकता है और कोई बड़ा शहर अंधेरे में डूब सकता है। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो ऑपरेशनल रिस्क का आपका डर पूरी तरह से जायज है। जब आप अपनी क्षमता को सीधे 9000 MVA तक ले जाते हैं तो आपकी पूरी वर्कफोर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल का स्ट्रक्चर चरमरा सकता है। तो फिर वो इसे मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए, अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने जो जवाब दिया वो इस बात का सबूत है कि वे इस रिस्क को समझते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे रातों रात 9000 MVA का उत्पादन नहीं करने वाले। अच्छा, तो वे इसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, वे इसे ग्रेजुअल स्केलिंग की तरह अप्रोच कर रहे हैं। कुन्नूर प्लांट की क्षमता भले ही भविष्य में 500 से 550 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, लेकिन मैनेजमेंट ने FY27 के लिए बहुत ही कंजर्वेटिव और रियलिस्टिक लक्ष्य रखा है।
करीब 270 से 300 करोड़ रुपए के बीच। ओके, मतलब वो एकदम से फुल थ्रॉटल नहीं जा रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं। वे मशीनरी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। कन्नूर फैसिलिटी का लेआउट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे जैसे उनका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ प्रति यूनिट कम होता जाएगा। जैसे हम ऑपरेशनल लेवरेज कहते हैं, राइट? जी, बिल्कुल वही। एक बार जब वो प्लांट अपनी 70 या 80% क्षमता पर काम करने लगेगा, तब जाकर असली प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आएगी। मैं इस ग्रेजुअल स्केलिंग वाले पॉइंट को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सोर्स नोट्स में एक और बात देख रहा हूँ जो सिर्फ क्षमता बढ़ाने के बारे में नहीं है। आप प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, बल्कि ये प्रोडक्ट की पूरी कैटेगरी बदलने के बारे में है। ऐतिहासिक रूप से ये कंपनी मुख्य रूप से 25 MVA या 50 MVA के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाती थी। हाँ। और अब वे सीधे 200 MVA और 220 kV के हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर सेगमेंट में घुस रहे हैं। मेरे लिए तो ये ऐसा है जैसे कोई साइकिल बनाने वाली कंपनी अचानक से बुलेट ट्रेन बनाने का ऐलान कर दे। ये काफी अच्छा उदाहरण है। तो मैं ये सोच रहा था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस 200 MVA शिफ्ट को इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों मान रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या एक 25 MVA और 200 MVA के ट्रांसफार्मर्स में सिर्फ साइज का ही अंतर होता है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ये सिर्फ साइज का अंतर है। देखिए, इंजीनियरिंग और फिजिक्स के नजरिए से ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। अच्छा, कैसे? 25 MVA का ट्रांसफार्मर बेसिकली एक छोटे इलाके या कुछ कॉलोनियों को बिजली देने के काम आता है। इसकी तकनीक काफी पुरानी और सामान्य हो चुकी है, इसलिए इस बाजार में सैकड़ों छोटी कंपनियां हैं जो कीमत गिराकर कॉन्ट्रैक्ट हथियाने की कोशिश करती हैं। तो मतलब वहां गला काट प्रतियोगिता है? बिल्कुल। इसके कारण वहां मार्जिन हमेशा दबाव में रहता है। लेकिन 200 MVA का ट्रांसफार्मर, ये पावर जनरेशन प्लांट्स और बड़े नेशनल ग्रिड्स के कोर में लगता है। इतने हाई वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस पैदा होता है, वो कल्पना से परे है। मतलब वहां कूलिंग और इंसुलेशन की तकनीक बहुत ज्यादा एडवांस होनी चाहिए ना? एकदम सटीक। अगर 200 MVA के ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन या ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग सिस्टम जरा सा भी फेल हुआ, तो वो सिर्फ बंद नहीं होता, तो क्या होता है? उसमें एक भयंकर विस्फोट हो सकता है। अरे बाप रे! हाँ, इसलिए इन ट्रांसफार्मर्स को बनाने के लिए करोड़ों रुपए की टेस्टिंग लैब, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और सालों का अनुभव चाहिए होता है। अर्निंग्स कॉल में बताया गया कि इस 220 kV क्लास के ट्रांसफार्मर को बनाने के बाद उसका प्रोटोटाइप CPRI मतलब? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी हाँ। CPRI जैसी सख्त सरकारी संस्थाओं से पास करवाना पड़ता है। इस टेस्टिंग में ही महीनों लग जाते हैं। तो एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है। बहुत ज्यादा। यही कारण है कि भारत में मुट्ठी भर कंपनियां ही हैं जो 200 MVA बना सकती हैं। जब SPL ये क्रेडेंशियल्स हासिल कर लेगी, तो उनके लिए उन टेंडर्स के दरवाजे खुल जाएंगे जहां प्रतिस्पर्धा ना के बराबर है, और इसीलिए वहां मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। ये एक्सप्लेनेशन मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन अगर ये 200 MVA सेगमेंट इतना ही प्रीमियम है, यहाँ कंपटीशन कम है और क्लाइंट्स रिलायबिलिटी के लिए भारी प्रीमियम देने को तैयार हैं, तो फिर मुझे उस विरोधाभास का जवाब दीजिए जो मैंने शुरू में उठाया था। मार्जिन कंप्रेशन वाला। एग्जैक्टली। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का रेवेन्यू 21.8% उछला, लेकिन उनका एबिडा मार्जिन 19.44% से गिरकर 18.28% पर आ गया। और नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी पैट मार्जिन 12.44% से खिसककर 11.22% रह गया। अगर वे हाई मार्जिन वाले बुलेट ट्रेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सिकुड़ क्यों रही है? इसे समझने के लिए हमें इस ट्रांजिशन ईयर की गहराई में जाना होगा। मार्जिन कंप्रेशन के पीछे दो बहुत ही मजबूत कारण हैं, और दोनों ही इस एवोल्यूशनरी फेज का हिस्सा हैं। अच्छा, पहला कारण क्या है? पहला कारण उसी 200 MVA सेगमेंट से जुड़ा है जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे। देखिए, जब आप पहली बार इतने बड़े ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो शुरुआत में कोई भी चीज ऑप्टिमाइज नहीं होती। राइट। आपको R&D में भारी पैसा लगाना पड़ता है, नई मशीनरी का कैलिब्रेशन करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, उन प्रोटोटाइप्स की CPRI टेस्टिंग करवानी पड़ती है, जो कि बहुत महंगी प्रक्रिया है। तो ये सब अपफ्रंट कॉस्ट है जो अभी बैलेंस शीट पर दिख रही है? बिल्कुल।
ये खर्चा आज की बैलेंस शीट में दर्ज हो रहा है, लेकिन इन प्रोडक्ट से जो मोटा मुनाफा आएगा वो भविष्य के ऑर्डर से आएगा। ठीक है, मैं इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकता हूँ। लेकिन अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हुए मुझे एक और बहुत बड़ा फैक्टर नजर आया। कमोडिटी रिस्क। हाँ, कमोडिटी रिस्क। मैंने देखा कि मैनेजमेंट तांबा मतलब कॉपर और सीआरजीओ स्टील और ट्रांसफॉर्मर ऑयल की कीमतों पर बहुत ज्यादा बात कर रहा था। कच्चे माल की कीमतों में आई ये भारी अस्थिरता उनकी मार्जिन को कैसे खा रही है? ये मार्जिन गिरने का दूसरा और सबसे प्रमुख कारण है। एक ट्रांसफॉर्मर की लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके कच्चे माल से आता है। सीआरजीओ स्टील जो ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाता है और जिसकी कीमत 180 से 200 रुपए प्रति किलो के बीच झूल रही है, वो चुंबकीय दक्षता तय करता है और कॉपर का इस्तेमाल वाइंडिंग्स में होता है। राइट। पिछले कुछ समय में ग्लोबल मार्केट में तांबे और स्टील के दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे हुए हैं। तो जब आपके कच्चे माल का दाम अचानक 10% बढ़ जाए तो उसका सीधा असर आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। और यहीं पर मैंने अर्निंग्स कॉल में एक टेक्निकल टर्म सुना जिस पर मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ। प्राइस वेरिएशन क्लॉज या पीवीसी। हाँ, पीवीसी। मैनेजमेंट का कहना था कि उन्होंने कच्चे माल के झटके से बचने के लिए पीवीसी क्रॉस का इस्तेमाल किया और कॉपर ऑयल की एडवांस बुकिंग की। क्या आप समझा सकती हैं कि ये पीवीसी कॉन्ट्रैक्ट के नजरिए से काम कैसे करता है? मतलब क्या ये कंपनी को पूरी तरह से इम्यून कर देता है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और ये दिखाता है कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के दावों और असल ग्राउंड रियलिटी में क्या फर्क होता है। पीवीसी कोई जादुई ढाल नहीं है जो आपको हर नुकसान से बचा लेगी। अच्छा, तो फिर ये है क्या? इसे एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की तरह समझिए। जब एसपीईएल किसी सरकारी यूटिलिटी या बड़े क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो उसमें ये शर्त होती है कि अगर ऑर्डर मिलने और डिलीवरी के बीच तांबे या स्टील की कीमत बढ़ती है तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्लाइंट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने जो पेच बताया वो ये था कि ये पीवीसी क्लॉज सिर्फ लंबे समय वाले ऑर्डर्स पर लागू होता है, मतलब जिनकी डिलीवरी 4-5 महीने से ज्यादा की होती है। ओहो, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर्स छोटी अवधि के हैं, मान लीजिए 3 महीने की डिलीवरी वाले, वहां ये क्लॉज काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। जो शॉर्ट टर्म डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं वे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर एसपीईएल ने आज एक कीमत तय कर ली और अगले ही महीने ग्लोबल मार्केट में कॉपर के दाम अचानक आसमान छूने लगे, तो वे वापस क्लाइंट के पास जाकर ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते। एकदम सही समझे आप। वो बढ़ी हुई लागत उन्हें अपनी जेब से भरनी पड़ती है। और हाल ही में ठीक ऐसा ही हुआ। कमोडिटी की भारी वॉलेटिलिटी के कारण छोटी अवधि के ऑर्डर्स में कच्चे माल की महंगाई का पूरा झटका एसपीईएल को खुद सहना पड़ा। तो उन्होंने इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया? मैनेजमेंट ने सप्लायर्स के साथ बैक टू बैक बुकिंग करके इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके मार्जिन में 1 से 1.5% की सेंध लग ही गई। ये तो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। मतलब आप 21.8% की ग्रोथ तो दिखा रहे हैं, लेकिन अगर कल को ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई बड़ा क्रैश आता है या कॉपर बहुत महंगा हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन सच में खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से मुझे एक बात समझ आ रही है कि ट्रांसफॉर्मर बनाने का ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। हाँ, बहुत ज्यादा कैश चाहिए होता है इसमें। राइट। आपको कच्चा माल खरीदने के लिए तुरंत पैसे चाहिए, और अगर मुनाफा मार्जिन कम हो रहा है तो कैश का फ्लो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी बात पर मैं स्क्रीनर डेटा के उस आंकड़े पर आना चाहता हूं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। आप डेटर डेज की बात कर रहे हैं? जी, उनका डेटर डेज। मेरे नजरिए से पूरी बैलेंस शीट में ये सबसे प्रभावशाली मैट्रिक है। देखिए, मार्जिन कंप्रेशन एक टेम्पररी इंडस्ट्री साइकिल हो सकता है, लेकिन ये जो डेटर डेज का आंकड़ा है ना, ये मैनेजमेंट की असली एफिशिएंसी को दर्शाता है। मैं सुनने वालों को ये आंकड़ा समझाता हूं। एसपीईएल को अपना बेचा हुआ ट्रांसफॉर्मर का पैसा ग्राहकों से वापस वसूलने में 130 दिन लगते थे। 130 दिन, मतलब 4 महीने से भी ज्यादा। हाँ, आपने आज माल बेचा और 4 महीने से भी ज्यादा समय बाद आपको आपका पैसा मिल रहा है। लेकिन अब उन्होंने इसे घटाकर 87 दिनों तक ला दिया है। मतलब पैसा 3 महीने से भी कम समय में उनके खाते में आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। इसका सीधा असर उनके कैश कन्वर्जन साइकिल पे पड़ा है, जो अब सिर्फ 53 दिन रह गया है। 53 दिनों में वे अपने पैसे को वापस बिजनेस में लगा सकते हैं। इसे इस तरह से देखिए, उनके पास 588 करोड़ रुपए की विशाल ऑर्डर बुक है। इस ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए उन्हें लगातार तांबा, स्टील और ऑयल खरीदना है ना?
और जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कमोडिटी मार्केट में भयंकर उतार चढ़ाव है। अगर उनका पैसा ग्राहकों के पास 130 दिनों तक फंसा रहता, तो इस नई 9000 MVA क्षमता को चलाने के लिए उन्हें बैंकों से भारी कर्ज लेना पड़ता। और बैंक का कर्ज मतलब भारी ब्याज दरें जो उनके पहले से सिकुड़ रहे मार्जिन को पूरी तरह से खत्म कर देता। एग्जैक्टली। लेकिन SPL का डेट टू इक्विटी रेशियो आज सिर्फ 0.42 है। वाह, ये तो काफी कम है। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि उनके सिर पर कर्ज का कोई खतरनाक बोझ नहीं है। 90 दिनों के नीचे डेटर्स डेज का आना कैश फ्लो के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। 87 दिनों का ये कलेक्शन डिसिप्लिन उन्हें ये ताकत दे रहा है कि वे अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को अपने ही इंटरनल कैश फ्लो से पूरा कर सकें। वे लिक्विडिटी के मामले में एक बहुत ही सुरक्षित जोन में है। और यही वित्तीय तरलता उन्हें बिना किसी पैनिक के उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की आजादी देती है, राइट? बिल्कुल सही। ये लिक्विडिटी सच में उनकी सबसे बड़ी लाइफलाइन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 58 करोड़ का ऑर्डर बुक और ये 9000 MVA का नया कन्नूर प्लांट, भविष्य में ये सब जाएगा कहाँ? मेरा मतलब है कि वे फोकस किस पर कर रहे हैं? आप उनके कस्टमर बेस की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन के रोड मैप सेक्शन में मैंने पढ़ा कि मैनेजमेंट अब सिर्फ सरकारी यूटिलिटी ऑर्डर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वे अपना प्रोडक्ट मिक्स बदल रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के कस्टमर्स, खास तौर पर EPC कॉन्ट्रैक्टर्स और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, ये शिफ्ट कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो कैसे? सरकारी बिजली बोर्ड्स या यूटिलिटीज के साथ काम करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पेमेंट साइकिल बहुत लंबी होती है, जिससे वही डेटर डेज वापस 130 या 150 दिन पर जा सकते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा वहाँ बिडिंग में मार्जिन भी कम मिलता है। लेकिन जब आप प्राइवेट EPC प्लेयर्स या सोलर और विंड एनर्जी ग्रिड्स के लिए 160 MVA या 200 MVA के ट्रांसफार्मर सप्लाई करते हैं, तो डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर पैसा जल्दी देता है? हाँ, प्राइवेट सेक्टर समय पर पेमेंट करता है, जिससे उनका कैश फ्लो साइकिल मजबूत रहता है। और सबसे बड़ी बात, वे रिलायबिलिटी के लिए प्रीमियम प्राइसिंग देने को तैयार होते हैं। तो ये लंबे समय में उस मार्जिन कंप्रेशन की समस्या को भी हल कर देगा, जिसकी हमने पहले बात की थी। एग्जैक्टली। ये रणनीति कागजों पर तो बहुत सॉलिड लग रही है, लेकिन एक बात है, जब आपके पास इतना कैश फ्लो हो, नया बड़ा प्लांट हो और आप हाई वोल्टेज में घुस रहे हो, तो कई बार मैनेजमेंट में एक लालच आ जाता है। लालच? कैसा लालच? कि रातों रात मार्केट लीडर बन जाएं। मैंने अर्निंग्स कॉल में देखा, किसी ने उनसे पूछा था कि 220 kV के बाद क्या वे तुरंत 765 kV के सुपर हाई वोल्टेज सेगमेंट में छलांग लगाने वाले हैं? मुझे अर्निंग्स कॉल का वो हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया था। क्यों? क्योंकि वहां मैनेजमेंट ने बहुत ही ठहराव और समझदारी दिखाई। देखिए, जब आपका इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा हो, तो ओवर एम्बिशियस होना बहुत आसान है। राइट। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगले 2-3 सालों तक 765 kV में जाने की उनकी कोई योजना नहीं है। अच्छा, तो वो अभी रुक रहे हैं? हाँ, उनका फोकस बहुत क्लियर है। सबसे पहले वे इस नए 9000 MVA प्लांट को स्टेबल करेंगे। वे अपने इस 200 MVA और 220 kV सेगमेंट में अपनी साख मजबूत करेंगे और प्लांट को फुल यूटिलाइजेशन पे लाएंगे। मतलब वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि वे हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। ये एक बहुत ही अनुशासित ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं, तो SPL को जो 89 आउट ऑफ 100 का इतना शानदार अर्निंग स्कोर मिला है, वो इसलिए नहीं है कि उनके मार्जिन्स आज बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल नहीं। मार्जिन गिरे हैं, कमोडिटी के जोखिम अभी भी मौजूद हैं और शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स में PVC क्लॉज उनकी खास मदद नहीं कर रहा। लेकिन वो स्कोर उनके भविष्य की नींव के लिए है। हाँ, एक मजबूत नींव। एक ऐसी कंपनी जो 25 MVA की भीड़भाड़ वाली दुनिया से निकलकर 200 MVA के हाई एंट्री बैरियर क्लब में शामिल हो रही है। उन्होंने अपनी क्षमता को 3.6 गुना बढ़ाकर 9000 MVA कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने डेटर डेज को 87 दिनों पर लाकर अपने कैश फ्लो को इतना मजबूत कर लिया है कि वे बिना भारी कर्ज लिए इस पूरे ट्रांजिशन को फंड कर सकते हैं। और यही एक सफल इवोल्यूशन की पहचान है। मतलब एक छोटे प्लेयर से उठकर नेशनल पावर ग्रिड के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोर हिस्सा बनना। कच्चे माल की वॉलेटिलिटी हमेशा एक चुनौती रहेगी,
लेकिन अगर वे अपने इस नए कन्नूर प्लांट का ऑप्टिमाइजेशन सही से कर ले गए और उस 588 करोड़ की ऑर्डर बुक को बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के एग्जीक्यूट कर दिया, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ही स्पष्ट नजर आती है। वित्त वर्ष 2026 सही मायने में उनके लिए एक ट्रांजिशन ईयर साबित हो रहा है। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। बताइए। आजकल हर जगह सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और मशीन लर्निंग की बातें हो रही हैं। हमें लगता है कि भविष्य बस इन बड़ी टेक कंपनियों के हाथ में है। हाँ, हाइप तो उसी की है। लेकिन जरा सोचिए, इन हजारों लाखों सर्वर्स वाले विशालकाय डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिना रुके चलाने के लिए जो बेशुमार बिजली चाहिए होती है, वो बिजली बिना इन भारी भरकम हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफॉर्मर्स के उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एआई का दिमाग चाहे जितना तेज हो, उसे सांस लेने के लिए जो पावर चाहिए वो एसपीएल जैसी कंपनियां ही प्रोवाइड कर रही हैं। शायद इस डिजिटल और एआई क्रांति के असली लेकिन खामोश विजेता ये ट्रांसफॉर्मर बनाने वाले ही हैं। तो अगली बार जब आप एआई की बात करें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।